हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे पीएम मोदी जी का इंटरव्यू विद आज तक का पार्ट टू। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे कंफर्टेबल चुनाव है, सबसे कंफर्टेबल चुनाव। कभी हमने कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए, वही तो कभी किसी चीज को लाइन मत लो। तो मैं खुद चुनौती खड़ी करूंगा। देखिए, आप देखिए स्ट्रेट हाईवे होता है ना, वहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। जहाँ कर्व आते हैं वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं जागरूक रखना चाहता हूँ मेरी टीम को, जगाए रखना चाहता हूँ, दौड़ाए रखना चाहता हूँ। तो मैं कंफर्ट जोन वाली दुनिया मुझे मंजूर नहीं। पर लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मेहनत तो मैं इसको अवसर मानता हूँ जी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनकी भावनाओं को समझना, यही तो मेरी प्राण शक्ति है, ये मेरी ऊर्जा है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव को हमने जीत हार के सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है। आपके पास अवसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का, और आप जब डायरेक्ट विचार ले जाते हैं तब न डाइल्यूजन आता है न डाइवर्जन आता है, यानी परफेक्टली मैसेजिंग आप कर सकते हैं। फिर आप अब जैसे काशी से गया तो मेरा काशी का मिजाज अलग था, लेकिन मैं कोडरमा गया, वहां का जो दृश्य देखा तो मैंने अपना पूरा भाषण का विषय बदल दिया। पहले मैं जाता था रास्ते में कुछ अलग सोचता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये जो लोग हैं मोदी जी टैन हो गए हैं, ये देख रही हूँ और रैलियां करके। सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है धूप और गर्मी में कि वे चुनाव ये मोदी के घर में हो रहा है। करें, मतदाताओं को एजुकेट करें, अपनी आइडियोलॉजी से एजुकेट करें, अपनी वर्किंग स्टाइल से एजुकेट करें, अपने प्रोग्राम से एजुकेट करें। ये काम सबने करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा अभी भी करें, अभी 15-20 दिन बचे हैं, अपने मतदाताओं को एजुकेट करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी, उसी सवाल से आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है कि आप जिम्मेदारी उठा लेते हैं। मुझे गुजरात के 2 विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए, ये तीसरा लोकसभा आपका चुनाव है जो मैं कवर कर रही हूँ। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, क्योंकि इसमें एक डर फेलियर का भी रहता है जो शायद आप महसूस नहीं करते हैं कभी। पर 400 पार का नारा के साथ आपने शुरू किया, एक बहुत बड़े, मतलब उस समय सब लोग आप पर हावी हो गए थे कि 400 कैसे हो जाएगा, और आज हम तो कहते हैं 500 चर्चा है। अपना टारगेट रिवाइज करें। परिवार वाले लोग हैं, आपके संतान है। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है, अब कहते हैं 95 क्यों नहीं आया? 95 लाना है, वही तक जरूर कहते होंगे। 99 आएगा तो बोले 100, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी नहीं। देखो ना। अरे हम तो कहते हैं 100 भी नहीं, 100 और 5 लाओ, एक्स्ट्रा क्रेडिट भी एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में आते नहीं। तो मगर एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। वही तो मैं ये तो नहीं कह सकता 90 आए यार, तेरे किसी दोस्त को 90 नहीं है, 60 आएंगे तो चल जाएगा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कह सकता। पास हो जाओगे 60 में 90 है तो मैं कहूँगा 95 लाओ। तुम्हारे और दोस्तों का क्या है उसके आधार पर थोड़ा सोचते हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक जिम्मेवारी, देखा, ये लीडरशिप का कर्तव्य है जी। लीडरशिप का आज कर्तव्य। देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। देखा, ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। कम से कम एक इंसान है जो जिम्मेवारी लेने को तैयार है, जो भागता नहीं है, जो कहता है जी मैं ये कहता हूं मेरी जिम्मेवारी है। और देश में राजनीतिक जीवन में हर दल में जिम्मेवारी लेने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने साथियों पर ठिकरा फोड़ करके भाग जाए। ये शोभा नहीं देता है जी। बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री जी, जब 2014 का चुनाव हुआ उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के खिलाफ कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ बहुत गुस्सा था, लोग बदलाव चाहते थे।
2019 का चुनाव हुआ, उससे पहले पुलवामा, बालाकोट हुआ, राष्ट्रीयता का भाव था देश भर में और लोग आपको एक और मौका देना चाहते थे। इस बार विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि क्या उस तरह का जोश और जज्बा वोटर्स में है जो कि 2019 में था? यूसीसी चाहिए अब हमें। थोड़ी सी कम हुई है, वोटिंग परसेंटेज के डिक्लाइन को आप कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि वोटर्स में एक तरीके से उस तरह का एंथुसियाज्म नहीं है जो कि 2014 और 2019 में था? उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? सब यही बोल रहे हैं। कुछ लोगों की रोजी रोटी इस पर डिपेंडेंट है, उनको खुद को रिलेवेंट रहने के लिए क्या करना होगा? कुछ तो चीजें सबूत पे छोड़ने पड़ते हैं, वरना तो हवा बनी है यार, तो जीता हुआ है चुनाव में क्या है यार, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ कम बेकार हो जाएगा। तो ये भी एक कारण। मुझे याद है मैं गुजरात में पार्टी का काम करता था, तो यानी शायद वो होगा चुनाव और 95 पहले का कोई चुनाव होगा। तो उसके पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे और नगर पालिकाओं के चुनाव में हमारे यहाँ सिंबल पे नहीं लड़ा जाता था, ज्यादातर इंडिपेंडेंट लड़ते थे लोग। लेकिन भाजपा ने शुरू किया कि नहीं हम सिंबल पे लड़े, लोगों को आदत डाल, क्योंकि जिम्मेवारी तय हो। लड़ते तो बीजेपी में भी कार्यकर्ता लड़ते थे, इंडिपेंडेंट लड़ते थे, तो हम पार्टी सिंबल पर लड़े। लेकिन स्वाभाविक थे इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते। हमारा पहला दिल्ली से जो पत्रकार आते थे फाइल लेके आते थे और चुनाव असेंबली का चुनाव था, सवाल यहीं से शुरू करते थे, अब ये भी तो असेंबली में हार गए थे, चुनाव कैसे जीतोगे, अब ये भी तो असेंबली। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या, कोई तो होमवर्क तो करो। दो ये नगर पालिका का चुनाव कैसे होता है, स्टडी तो करो। वैसा ही है ये मतदान का पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस वगैरह चीजों से जोड़ करके देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि लोकतंत्र में मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है। उदासीनता लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हमारा नैरेटिव वो होना चाहिए ताकि देश के लोकतंत्र मजबूत हो, उसके बजाय हम उसमें से रिजल्ट खोजने लगते हैं और वो भी तथ्य नहीं है, तर्क है सिर्फ। अब उन तर्कों के पीछे समय बर्बाद करके क्या करेंगे जी लोग। मैं नीचे जमीन पे जाता हूँ और मैंने कभी पहले क्लेम नहीं की है जी। आपने देखा होगा मेरे खिलाफ शिकायत ये है कि मैं हार जीत के क्लेम नहीं करता रहता हूँ। इस बार में मैंने क्लेम नहीं किया था, हाउस में मैंने लोग बोल रहे थे 400 पार, मैं खुद क्लेम नहीं करता था, लेकिन मुझे पता तो चलता है इसलिए। हाँ, मैं तैयारी करता हूँ 100 दिन में क्या करूंगा, 5 साल में क्या करूंगा, 2047 का मैं करूंगा, तो मुझे मालूम है ये जिम्मा मुझे निभाना है। लेकिन आपके इस आत्मविश्वास को जोड़ दिया जाता है बहुत सारी और चीजों से भी, संस्थाओं पर सवाल उठाए जाते हैं और विपक्षी दल जो आपके ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर, वो ये कि संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है और उसमें इलेक्शन कमीशन का नाम, क्योंकि उस संस्था पर सबका, जनता का भरोसा है। इसीलिए मैं इस आरोप पर आपका जवाब चाहती हूँ कि वो कहते हैं पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो मतदान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए, क्यों उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? इस आरोप पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं कम से कम आज तक से अपेक्षा करता हूँ और हो सकते तो इंडिया टुडे भी, इंडिया टुडे ना आपका, हाँ? दोनों से, कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो, पॉलिटिशियनों की नहीं, जो एक्सपर्ट है, जो इस विषय को जानते हैं, उनकी डिबेट हो। और उन्होंने सही किया, गलत किया, क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कमेंट करूं ठीक नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये जो इंस्टीट्यूट है करीब करीब 50-60 साल तक सिंगल मेंबर रही है और मजा ये है कि इलेक्शन कमीशन से जो लोग निकले वो कभी गवर्नर बने, कभी एमपी बने, कभी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने गए आडवाणी जी के सामने। मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था, इसका उदाहरण है। उस जमाने के जो इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड हुए, जो बैठे हैं, वे आज भी उसी पॉलिटिकल फिलोसॉफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, ओपिनियन अपने देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब अब जाकर के इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है और मैं चाहूंगा आज तक से
और मुझे पक्का विश्वास है, अभी नहीं तो कभी न कभी आप लोग करेंगे, कि भारत के इलेक्शन कमीशन पे जो यात्रा है उस पर एनालिसिस हो। मेरा दूसरा कहना है, दुनिया में भारत के ब्रांडिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैं जब दुनिया को कहता हूँ मेरे यहाँ 900 टीवी चैनल है, वो टीवी चैनल मेरे साथ क्या करते हैं मेरा मुद्दा नहीं है। मैं दुनिया को बताता हूँ ये मेरा देश है, 900 टीवी चैनल, तो सुन करके चौंक जाते उनको, क्या 900 टीवी चैनल, और मैं कहता हूँ इतनी लैंग्वेजेस में, तो परेशान हो जाते। तो मेरे लिए 900 चैनल मुझे दिन रात क्या करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन 900 चैनल होना मेरे देश की ताकत है। तो मैं दुनिया के सामने ले, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश का ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेस को यहाँ इनवाइट करना चाहिए। चुनाव में 2 हेलीकॉप्टर उनके लिए ले लेना कुछ गलत नहीं है। आपने अच्छा आइडिया दिया अगले बार के लिए। बस सच बताऊं, इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा। जैसे इस बार हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, दुनिया भर से कुछ ऑब्जर्वर के रूप में लोग आते हैं, देखने के लिए आते हैं। सचमुच में भारत का लोकतंत्र का उत्सव और भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र की समझ, और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी, लाखों लोग लगते हैं जी, और समय सीमा, ये अद्भुत काम है जी। ये बहुत बड़ा, मैं तो मानता हूँ दुनिया की यूनिवर्सिटी एक केस स्टडी है। और आपके अरुण पुरी जी पढ़ने के लिए गए, उनको कहिए कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर वहाँ की यूनिवर्सिटी केस स्टडी करें। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का जी, हमने गर्व करना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि मोदी जी को बताना पड़ रहा है मीडिया को कि क्या अच्छे काम कर सकते हो जिससे अपने देश का नाम ऊंचा हो। मोदी जी के पास एग्जैक्टली पता नहीं है मोदी जी को कि इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शंस में 11 दिन क्यों लिए और उसके बाद कम क्यों लिए, जो भी मतलब 11 दिन लिए नहीं लिए, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल नहीं करता इलेक्शन कमीशन को। और मैं बोलना भी ठीक नहीं बनता, विद्वानों को बोलो कि वो बैठ के वो बातचीत करें और देखें, और पॉलिटिशियंस को मत बिठाओ। इलेक्शन कमीशन में जो बंदे हैं उनसे आप पूछो तो वो बताएंगे आपको 11 दिन क्यों लगे हैं। या विद्वानों को वो ये कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ इसमें, वो उनका अपना डिसीजन है, आप उनसे जाके पूछो कि क्या हुआ था, रादर देन तो मुझसे पूछो। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ग्रेटनेस के बारे में बताने लगे और ये भी कह रहे हैं तुम अपने हेलीकॉप्टर ला के देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो क्या क्या चल रहा है, तो तुम्हारे कुछ भी कर सकते हो। बस ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। नहीं, और साथ में देखो मैं देख रही हूँ कि मोदी जी जो मीडिया काम कर रहा है ना उससे वो खुश नहीं है ही। उनको मेरे को लग रहा है उनकी पर्सनल जो वो सोचते हैं उनका ये है कि मीडिया जो है अपना काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ चटपटी खबरें ढूंढने की कि भाई हमारी टीआरपी या हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ जाए, उस एम से वो गलत मलत और उस टाइप के जो हैं न्यूज़ बना के डालते हैं। अपनी जो एक्चुअल जॉब होती है जो करना चाहिए उन्हें वो नहीं कर रहे उसमें। वो देखिए और उन्होंने ये बोला भी कि भैया जब इन्होंने पूछा कि आप तो 400 पार बोल रहे हो, लोग तो इतने आ ही नहीं रहे हैं करने को, वोटिंग नहीं करने को, तो मोदी जी का आंसर से मुझे ये समझ में आता है। बताओ, मेरे को तो ये लगा शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि देखो जो न्यूज़ वाले उन्हें चटपटी खबरें बनानी है, तो भैया सब ठीक चल रहा है, वोटिंग ठीक हो रही है, सब हो रहा है, पर क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं कुछ और बताने का कि पिछली बारी तो पहले इलेक्शनों में ऐसी ऐसी चीजें थी जिनको वो कर सकते थे, उससे चटपटी न्यूज़ बन जाती, तो इस बारी ऐसा कुछ है नहीं है। तो अब ये एक मुद्दा बना के वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी लोग ही नहीं आ रहे हैं जी, वोटिंग कम हो रही है। तो मुझे लग रहा है वो यही बोल रहे हैं कि मेन एम हो गया न्यूज़ वालों का, मीडिया वालों का, चटपटी खबर बनाओ ताकि व्यूज़ आएँ, और अपना जो कर्तव्य एज अ मीडिया की फैक्ट्स के साथ न्यूज़ दो, सब दो, वो नहीं हो रहा। या ऐसे चीज न्यूज़ करो जिससे अपने देश का नाम ऊंचा है, तुम ब्रांड बनो अपने देश के, वो ना करके चटपटी और गंदी घटिया ऐसी गलत मलत न्यूज़ अफवाहें बना दो। यूट्यूब में भी होता है, यूट्यूब तो भरा पड़ा है उसमें सब मतलब कितनी सारी न्यूज़ होती हैं जो हमें पता होता है कि हमारे को सब पता होता है, मगर चला रहे हैं कुछ हम बोल नहीं सकते क्योंकि उन वीडियोस जिनके भी वीडियोस पे कुछ बोलो वो फिर वहां पे स्ट्राइक दे देंगे। काफी जनता भोली है, उसको समझ नहीं आता कि अगला बंदा जो है उनको उल्लू बना रहा है। बहुत भोली
ही है, सबने अपने अननेसेसरी इमोशन क्रिएट कर रहा है। वो कई लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स डाल के लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके भी थॉट वही हो जाए। कई तो पूरी फेक न्यूज बना देते हैं। और कईयों को वाकई लगता है कि जो भी यूट्यूब बना रहे हैं वो बहुत ही जीनियसेस हैं। कोई भी नहीं। वो इसलिए है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो आपको हर कोई जीनियस नजर आएगा। अभी तक गिनती के कुछ लोग हैं जो वाकई ही में जिनमें थोड़ी नॉलेज है या पढ़े लिखे हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ देम जो है वो ऐसे ही हैं जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो बाहर की दुनिया में गए उन्हें कोई जॉब नहीं देगा, ये सच्ची बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।